माननीय सभापति महोदय, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषि सशक्ति और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 तीनों पर ही जिस तरह से संशोधन के नाम पर जो विधेयक लाया गया और संशोधन के नाम पर कहीं न कहीं किसानों को गुमराह किया गया, उसी के तहत मैं भी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगी और इस विधेयक का पूरा विरोध करना चाहूँगी। 21वीं सदी में भारत का किसान आज स्वतंत्र होकर खेती करेगा, खुद ही कीमत तय करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल को बेच पाएगा। ये अधिकार देने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम जानते हैं कि अगर सुई से लेकर जहाज भी कोई व्यापारी बनाता है तो उसको भी अपनी कीमत तय करने का अधिकार होता है, उसको अपना मेहनताना हक पूरा मिलता है। लेकिन किसान जो दिन रात मेहनत करके जो हमारा अन्नदाता बनकर हमारे लिए फसल तैयार करके देता है, उसके साथ क्या होता है ये हम सब जानते हैं। किसी जमाने में कृषि प्रधान देश हमारा था, आज़ादी के बाद कई सरकारें बनी, 55 वर्ष तक लगातार जिस सरकार ने राज किया, भले ही आज हम दिखावे के लिए बातें कर लें, लेकिन उस समय हम देखें कि किसान किस तरह से लगातार संघर्ष करता रहता था। इस राजस्थान की धरती की हम लोग बात करें तो कितने किसानों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल पाया। आखिर में इस बात को हमें नकारना नहीं चाहिए, भले ही हमारा दल अलग अलग हो सकता है, राजनीतिक दिखावे के लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए कि क्या कृषि विधेयक, तीनों ही विधेयक केंद्र सरकार जो लेके आई है, उससे क्या किसान का नुकसान होने वाला है? क्या हम किसानों को बरगलाकर, व्यापारियों को गुमराह कर जिस तरह से सड़कों पर किसानों को लाने का विचार कर रहे हैं, क्या उससे किसान का हित होने वाला है? क्या हम सही कर रहे हैं? इस बात के लिए भी हमें मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने लगातार देखा है कि चाहे हम प्राकृतिक आपदा हो और किसानों के प्रति जो सरकारों की उदासीनता रही है, उसके कारण भी हमारा किसान लगातार कमज़ोर होता गया और उसी का नतीजा रहा कि उसकी आय लगातार घटती गई और आखिर में अन्नदाता को इतना कमज़ोर बना दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बद से बदतर होती गई। आज हम देखें तो किसान इतना परेशान है कि वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। आखिर ऐसा क्या कारण है? वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि वो अपने बच्चों को खेत से दूर रखने पर विवश हो गया? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के विगत 5 वर्ष का समय भी हमने देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, ईमानदारी से अपने आत्मा पे हाथ रखकर पक्ष भी बताए और विपक्ष भी बोलेगा कि क्या हमने इस तरह से एमएसपी बढ़ते हुए देखा? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1.5 गुना घोषित हुआ, हमने कभी देखा था? कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी किसान वर्ग से आती हूँ, किसान परिवार से हूँ और मैं किसान की पीड़ा को समझ सकती हूँ। क्या हमने कभी देखा कि किसान सम्मान निधि योजना के मार्फत 1 लाख करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में जा सकती है? क्या हमने कभी देखा कि 10,000 किसानों का एफपीओ बनकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकता है? क्या हमने कभी देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को लाभ मिल सकता है? क्या किसान बीमा हो सकता है? क्या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना लाकर किसान को संबल प्रदान कर सकते हैं? ये कभी हमने विचार भी नहीं किया था और सीधा सीधा
इन सभी योजनाओं का अगर श्रेय जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वीसीआर की भी बात कर रहे थे। किसी ने कहा रात को बिजली नहीं आती है। माननीय मंत्री महोदय मेरे सामने ही उपस्थित है, विराजमान है। आप अभी फ़ोन करके पता कर लीजिए कि मेरे करवर क्षेत्र के कुछ फीडर रात को ही आते हैं। कल भी मैंने बातचीत करी। और दूसरी बात, आखिर में ऐसा हमने क्या गलती कर दी? हम दोनों ही बूंदी जिले के विधायक यहाँ उपस्थित हैं। माननीय अशोक जी डोगरा साहब भी विराजमान हैं, मैं भी विराजमान हूँ, और हमारे मंत्री महोदय भी, चान्ना जी भी वहीं से विधायक आते हैं। एक विधानसभा में तो वीसीआर भरने के लिए अधिकारी पहुँच नहीं पाते, और हम दोनों के विधानसभा क्षेत्र में आप पता कीजिए, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में किस किसान की कितनी वीसीआर भरी। क्या हम जीत कर आ गए, जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया? ये बहुत बड़ी गलती हो गई जनता की। क्या जनता को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। मैं बड़े दुखी मन से इस बात को यहाँ बोल रही हूँ। अभी कासनिया जी वैसा बोल रहे थे, सम्मान्य सदस्य, उन्होंने वो बता रहे थे कि आखिर में देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सप्ताह में 1 दिन उपवास की घोषणा उस समय अपील करी देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन अगर हमें मजबूत किया है, हमें निर्यात के लिए, अन्न निर्यात के लिए मजबूत किया, सक्षम बनाया, तो हमारे देश के किसान ने बनाया है। इस बात के लिए भी हमें विचार करना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज 4 लाख करोड़ का निर्यात हम लोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि किसान ने सफलता हासिल की है, और इस सब का श्रेय हमें किसान को देना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार 3 विधेयक, जो कृषि सुधार विधेयक संशोधन ला रही है, उसमें मैं मान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको केंद्र सरकार को कुछ भी करना होगा कि कुछ ना कुछ तो हम करें। बाकी मैं बात करूंगी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 में जो आपने केंद्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 7 का जो संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने तो सभी प्रकार के मंडी टैक्स खत्म कर दिए थे। आपने इस बिल में राजस्थान में मंडी टैक्स को खत्म ना करके केवल इधर से उधर किया है, और अब किसान से ना लेकर कंपनी से लेंगे, और जब कंपनी से लेंगे टैक्स तो कंपनी किसानों से ही टैक्स वसूलेगी। तो किसान का हम सोच सकते हैं कि कहीं भला होने वाला है? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। या फिर राजस्थान में मंडी टैक्स को देखते कंपनियां आएगी नहीं, और जब नहीं आएगी तो फिर टैक्स भी फ्री स्टेट में जाएंगे। तो इससे जो स्टेट फ्री है वहीं पे कंपनियां जाएगी, तो निश्चित तौर पर इससे भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आपने इस बिल में यह भी प्रावधान किया कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान के इन संशोधनों के कारण नहीं आई तो क्या राज्य सरकार राजस्थान के किसानों को उनकी उपज में लागत का 50% मुनाफा जोड़ते हुए खरीदेगी? ये भी विचार हम लोगों को करना चाहिए। केंद्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 13 का जो आप संशोधन करने जा रहे हो, केंद्र ने अपने बिल में किसान और कंपनी के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान किया है। लेकिन हमने इसमें क्या किया? उन्होंने तो आर्थिक दंड का प्रावधान कर दिया, जबकि आपने आर्थिक दंड के अलावा 7 से 3 साल की सजा का प्रावधान भी इस पे किया है। और जब सजा तो भुगतने के लिए कौन सी कंपनी राजस्थान का करार करेगी? इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। अगर हम सजा ही दे रहे हैं तो इस राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कंपनी आएगी? वो अपने आप डरेगी। और हम इस बात पर सोचें कि क्या ये जो विधेयक लेकर आ रहे हैं इससे किसान का भला होने वाला है? किसी भी हालत में नहीं। और मेरा ये भी निवेदन है कि सजा के प्रावधान को आप हटाते हो तो ये बहुत अच्छा काम आप करोगे। अभी भी अपने पास समय है, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरा, जो आप सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन अधिनियम 2020 को लेकर आए हो, आपने इसमें 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क किया, उसको बेचा नहीं जाए का प्रावधान किया है। ऐसी स्थिति में जो किसान
बैंकों से लोन नहीं भरेगा, अगर उस किसान बैंक का लोन नहीं देता है, बैंक में जी रीलोडिंग नहीं करेगा अगर, तो ऐसी स्थिति में किसान रुपए की जरूरत पर क्या राज्य सरकार उसको लोन देने के लिए प्रावधान करेगी, इस बात पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी, अभी रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय बोल रहे थे कि बाजरे की इतनी फसल हुई है, बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन मेरे यहाँ भी मक्का की इतनी फसल हुई है। माननीय रामनारायण जी सदस्य हमारे इटावा के यहाँ बोल रहे थे, आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्या वास्तव में बाजरे की जो हमारी फसल है उसकी एमएसपी से कम रेट पर आज हमारा किसान बेच रहा है? साथ ही साथ मक्का को भी 900 रुपए में मक्का बिक रही है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, मेरे जिले के अंदर भी। क्या राज्य सरकार ने इस पर कुछ विचार किया? क्या हम किसान को संबल प्रदान करना चाहते हैं, किसान को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ये मेरा माननीय सभापति महोदय, मुझे कितने मिनट दिए हैं आप देख लीजिए, मैंने अपनी बात भी नहीं रखी। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। साथ ही साथ हम लगातार बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि किसान कल्याण कोष का गठन करेंगे, उसके नाम पर मंडी टैक्स गुपचुप तरीके से 2% जो कृषक कल्याण टैक्स आपने लगाया है, इसके लिए भी आप सबको मालूम है कि हम सब ने कितना सड़कों पर आकर विरोध किया, और आखिर में उसमें भी कहीं ना कहीं मजबूर आपको सोचने के लिए जनता ने, किसानों ने कर दिया। उसका जीता जागता उदाहरण भी हम लोगों ने देखा है। इसी के साथ साथ मेरा ये भी सुझाव है कि जो फसलें केंद्र सरकार जो एमएसपी पर खरीद नहीं करती है, वो फसलें राज्य सरकार खरीदे, ताकि किसानों का जो लाभ मिलने वाला है वो उसको मिल सके, और जिससे आपका जो किसान हितैषी जो चेहरा है, हम सब बात कर रहे हैं कि किसानों का भला हो, अगर आप ये काम करते हो, निश्चित तौर पर किसान आपको दिल से दुआ देगा। मैं आज के दिन समय आप बता रहे हो, वैसे मेरा कुछ मैटर और बचा हुआ है। आपने बिजली के बिल की जो बात कर रही थी मेरे से पूर्व अभी माननीय सदस्य, उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। आपने फिक्स चार्ज और सरचार्ज के नाम पर जो 15 से 20% की जो बढ़ोतरी करी है, सीधा उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि हम आखिर में क्या करने जा रहे हैं। इस पर भी हमें विचार करने की विचार करने का बिंदु है। ये भी, इस बात के लिए भी हमें विचार करना चाहिए। हमने ये भी देखा, आपने घोषणा पत्र में भले ही बोल दिया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन गुपचुप तरीके से इस काम को करने का जो प्रयास आपने किया है, आने वाले समय में चाहे हमारे पंचायती राज चुनाव हो, उसमें भी आपको कहीं न कहीं झटका लगेगा। ये मेरा निवेदन है। डिफाल्टरों के लोन की घोषणा आपने करी थी, लेकिन हम देखें कि डिफाल्टरों को लोन देने के लिए अभी आप क्या कर रहे हो। माननीय मंत्री जी ने काफ़ी कहा था, उस समय आश्वासन भी दिया था, और इसमें अभी तक पोर्टल पर आपने कोई संशोधन नहीं किया है। अभी तक आपका संशोधन नहीं होने की वजह से डिफाल्टरों को जो लोन मिलने वाला था वो नहीं हो पाया है। इसमें भी आप लोग विचार करें। मैं इन संशोधनों का, दोनों ही संशोधनों का विरोध करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री कृष्णाराम विश्नोई।